मार्च में तेजस्वी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। बता दें कि सीबीआई का समन मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पूछताछ नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए उनको 5 अप्रैल को बुलाया जाए। उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता बिहार के डिप्टी सीएम हैं और अभी बजट सत्र चल रहा है, जिस वजह से उनका आना संभव नहीं होगा। वो 5 अप्रैल को कभी भी सीबीआई दफ्तर आ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव को अब पेश होना होगा। 25 मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव की पेशी थी, जिसके खिलाफ तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। हालांकि तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से यह दलील दी गई थी कि उनके क्लाइंट एक राज्य के डिप्टी सीएम हैं और बजट सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से वो मार्च में सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते। वो 5 अप्रैल को कभी भी सीबीआई दफ्तर आ सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सीबीआई दफ्तर से पूछताछ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब उन्हें राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। 25 मार्च को तेजस्वी यादव को सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। सीबीआई ने उन्हें 25 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का रुख अख्तियार किया था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। किस तरीके से देखते हैं आप, तेजस्वी यादव के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, एक बात तय है कि यहाँ पर कार्रवाई होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी पे कोई आरोप ऐसे लगे हैं और गंभीर आरोप हैं, क्योंकि ये इसको अगर आप बात बोले कि इसको बोला जा रहा है लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो यहाँ पर अभी दोषी करार देना जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पर आरोप गंभीर हैं और यहाँ पर एक आम आदमी यही अपेक्षा करता है कि पारदर्शिता बनी रहे, और खास तौर पे जो बड़े नेता है राजनीतिक दल से जिनका नाता है और जो रोल मॉडल समझे जाते हैं, वो जांच एजेंसियों का सहयोग करें। और यहाँ पर क्योंकि देखिए, ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो स्कैम था वो कब हुआ था, कि 2004 और 2009 के बीच में। तो यहाँ पर कोई भी अगर ऐसे आरोप लगते हैं और कोई मामला उजागर होता है तो उसमें कार्रवाई बनती है, और वही हो रहा है। और ये क्योंकि अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, उनके जो लालू प्रसाद के और उनके जो सुपुत्र हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने ये बात दलील दी कोर्ट के सामने कि सत्र का अभी बजट पेश करना है, उसके साथ साथ कि अभी वो नहीं आ सकेंगे, तो इसलिए ये अभी जल्दबाजी होगा और वो चाहते हैं कि किसी तरह से गिरफ्तारी से बचा जाए। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि जनता के पास भी एक अच्छा संदेश जाए। विपिन शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई ईडी और सीबीआई की तरफ से हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगातार जो है वो एक तरफ महाराष्ट्र में संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतना पुराना मामला, जैसे ही बिहार में सरकार बदली उसके बाद अब पूरा यादव फैमिली जो है, लालू यादव की पूरी फैमिली जो है लपेटे में है, सीबीआई और ईडी के घेरे में है। तो जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की सरकार जानबूझकर जो सरकारी एजेंसियां उनका इस्तेमाल कर रही है विपक्ष को परेशान करने के लिए, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अलका जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, और एक बात समझनी भी चाहिए कि जो आजकल एक फैशन सा बन गया है कि बड़ा आसान होता है बोलना कि जांच एजेंसियां जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है, बदले की भावना। एक अंग्रेजी का आपने सबने शब्द सीख लिया है, वेंडेटा। उससे काम नहीं चलने वाला। मतलब इसका आप क्या निष्कर्ष निकाले, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है
इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो जांच एजेंसियां हैं या तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, या कार्रवाई हो तो सिर्फ एक आम आदमी के खिलाफ हो, जो रसूखदार है, जिनका क्लाउट है, या राजनीतिक दलों से जिनका नाता है, संबंध है, उन पे कार्रवाई ना हो। उन पे अगर कार्रवाई होती है तो बोल दिया जाता है वेंडेटा के भाव में, वेंडेटा के तहत ये कार्रवाई हो रही है। सरकार अपना राजनीतिक फायदा देख रही है कि कैसे विरोधियों की आवाज को बंद कर दिया जाए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये बड़ा आसान होता है बोलना, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। ये मंथन का विषय है जो मैं बोलूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसका हम सब आदर सत्कार करते हैं, उनके फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी थी, टिप्पणी करी थी, ये सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज पैरेट बोला गया था। तो क्या ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि किसके कार्यकाल में ये ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करी थी? ये तो देखिए, पहले भी आरोप लगते थे कि यहाँ पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, और बहुत ही हास्यास्पद है। और मुझे बड़ी चिंता होती है जब पहले विपक्ष ये बोलते थे कि उनके नेता बोलते थे, जब पहले कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का, बोलते थे 2014 से लेकर 2019 में कि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल सॉफ्ट है मोदी सरकार, इतने बड़े वादे कर रहे थे चुनावी मैदान में जाकर लोकतंत्र के महापर्व में कि हम जितने निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे, पारदर्शिता बना के रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब जब 2019 से लेकर ये जो 2024 का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, मोदी सरकार का, वहां पर जब कार्रवाई शुरू हो रही है तो वहां पर भी आपत्ति है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? ये तो अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं विपक्ष। तो यहां पर समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ ना कोई कारण है कि आप बोले सब, हर एक बात को आप सरे से नकार दें कि कोई यहाँ पर किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। लेकिन जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो बतौर पत्रकार ये मेरा दायित्व बन जाता है मैं ये भी बोलूं कि सिक्के के दोनों पहलू उजागर होने चाहिए कि विपक्ष को पूरा हक है। मैं विपक्ष के साथ पूरा इत्तेफाक रखता हूं जब विपक्ष ये आवाज उठाती है कि जब कोई दागी नेता आपके दल में शामिल हो जाता है तो उनके सारे दाग धुल जाते हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन हाथ लग गई है भाजपा के कि वहां पर उनको दाग दिखाई नहीं देते दागी नेताओं के, जो विपक्ष से आके भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जायज सवाल है विपक्ष का, और सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन $1 मिलियन बात जो है वो ये है कि जब आप लोकतंत्र के मंदिर संसद में कार्रवाई नहीं करने देंगे, संवाद की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे, तो कैसे समाधान निकलेगा समस्या का? विपिन शर्मा जी, लेकिन जो विपक्ष की बात भी जायज है। जब यही बीजेपी विपक्ष में थी तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का बार बार जिक्र किया जाता था बीजेपी नेताओं की तरफ से कि सीबीआई कांग्रेस की तोता है, और अब वही काम जब बीजेपी सत्ता में है तो विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये दागी हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो बिहार में हालात बदले राजनीतिक, जो बीजेपी की सत्ता गई वहां से जेडीयू आरजेडी के साथ मिल गई, उसकी वजह से जो पुराने मामले हैं उन्हें जानबूझकर सरकार की तरफ से खोला जा रहा है और एक तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है? ये बार बार आरोप जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप हर एक को हक है कि आरोप लगाएं, अपने विचार आगे रखें, और अगर अंदेशा किसी बात का है या आशंकाएं जताई जा रही है तो उसको व्यक्त करें, उसको आगे लेके आए। क्योंकि ये कहना कि लोकतंत्र में किसी को बोलने का हक नहीं है तो सरासर गलत है। लोकतंत्र का मायने क्या रहे? लेकिन यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि कौन सा राजनीतिक दल विकास को तवज्जो दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप में आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में, एक दूसरे को घेरने में, एक दूसरे की कमियां निकालने में। यहाँ पर देखिए,
बहुत मैं एक अहम बात बोलूंगा अभी, क्योंकि सारी चीजें जो है प्रेरित हैं जो बड़ा वाला चुनाव है 2024 में। जी और पहले अलग अलग दावे दिए जा रहे थे कि यहाँ पर कि नीतीश कुमार आगे आएंगे, क्योंकि अगर आज उन्होंने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है उनकी पार्टी ने, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही थी कि वो अब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और तो इसलिए अब मुख्यमंत्री बन के देख लिया, काफी साल उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला नीतीश कुमार ने, तो अब नेक्स्ट लॉजिकल जो स्टेप है उनके लिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो कार्यभार संभाले। तो लेकिन उस बात से भी उन्होंने नकारा, उस तरह से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी इस समय ऑल इज नॉट वेल इन बिहार, ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जो कानून व्यवस्था को लेकर भी एक समस्या बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नेताओं से ये उम्मीद एक आम आदमी करता है, जब वो लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं और अपना बेश कीमती वोट डालने के लिए घरों से निकलते हैं, तो वो अपेक्षा करते हैं कि एक उनके अधूरे सपने पूरे हों, जो विकास के बड़े बड़े वायदे करे गए हैं चुनावी मैदान में जाकर नेताओं ने, और साथ साथ पारदर्शिता बना के रखे, ताकि एक आम आदमी उनसे प्रेरणा ले पाए। कुछ ऐसी नेता मिसाल कायम करे, नजीर पेश करे, जिससे वो आगे बढ़े और साथ में प्रेरणा ले सकें। तो यहाँ पर इसके विपरीत अगर ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो यहाँ पर तो दायित्व नेताओं का और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपनी छवि को साफ करें, और साथ में सबसे बड़ी बात है आगे जाकर कार्रवाई का स्वागत करें कि अगर कोई जांच एजेंसियां उनको बुलाते हैं कि आप आए और हमारे को सहयोग दें कार्रवाई करने में, हम ताकि मामले की तह तक जा सके, यहाँ पर वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के नेता हो या किसी भी प्रदेश के नेता हो, और बिहार में कुछ अच्छी बातें हुई हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है तो वो भी बेवजह नहीं है, वो अच्छे काम करे हैं उन्होंने नीतीश कुमार ने, और उन्होंने जहाँ तारीफ बनती है। शर्मा जी, आपको क्या लगता है नितिन शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, एक तरफ मनीष सिसोदिया, एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ लालू एंड फैमिली, जिस तरीके से लगातार अब के कविता को भी ईडी की तरफ से लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं, उनकी आज पेशी होने वाली थी, हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि के कविता एक महिला है, उन्हें अपने दफ्तर में नहीं बुलाया जा सकता। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो दबाने की कोशिश करने के मुद्दे में पुराने मुद्दे जो है उन्हें उठाया जा रहा है, क्योंकि जो कार्यवाही अब तक नहीं हुई, जिसका मामले में ईडी अब तक नहीं हाथ डाल रही थी, अचानक सरकार बदलते ही बिहार में फिर से वो मुद्दा उठ चुका है। तो जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, दूसरी तरफ वही विपक्ष जो है लामबंद होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कोसती है, लेकिन जैसे ही सिसोदिया का मामला आया उसमें साथ खड़ी होती ही नजर आई। दूसरी तरफ वही नीतीश कुमार जो कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानने से इनकार कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि खुद चल के आए कांग्रेस, अब वो खुद ही मिलकर कांग्रेसी नेताओं के साथ जो है वो विरोध कर रहे हैं संसद में, अडानी मामले को उठा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उसके हिसाब से विपक्ष जो है वो लामबंद होता नजर आ रहा है। अलका जी, मैं एक बात बड़े विश्वास से और बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा जी कि अब उस रणनीति से काम नहीं चलने वाला। सारा विपक्ष बनाम मोदी, ये देख लिया विपक्ष ने। 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां पर इसी रणनीति से चुनावी मैदान में विपक्ष निकला था। गठबंधन, महागठबंधन का ऐलान हुआ था, और क्या हुआ, क्या फलस्वरूप कि 2014 के मुकाबले 2019 में देश की आवाम ने, जनता ने और प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को दिया। तो इसके क्या मायने हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? सीधी बात है कि विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यहाँ पर जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी कि आप ये बोलने लग जाए, नेता सारे एक हो जाए, एक तरफ बोले कि भाजपा सांप्रदायिक है या बंटवारा करना चाहती है,
तो यहाँ पर वो तो अगर तो यहाँ पर एक मखौल सा बन गया है। बोला जा रहा है कि या तो ईडी ने सबको एकजुट कर दिया है जांच एजेंसियों ने जब कार्रवाई हो रही है, तो या तो देखिए कांग्रेस की अगर बात करें जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, 60 साल से ज्यादा आजादी के बाद सरकारें किसकी रही है, सत्ता पे कौन काबिज रहा है, और बड़े महापुरुष भी है कांग्रेस पार्टी ने, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है। तो आज कांग्रेस खुद कंफ्यूज है, उसको कांग्रेस पार्टी को उनके नेताओं को समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। वो आम आदमी पार्टी जिन्होंने उनको शिकस्त दी दिल्ली में, एक स्वर्णिम दौर दिल्ली में वासियों ने देखा था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, और विकास के जो कार्य दिल्ली में राजधानी में हुए थे उसका निस्संदेह श्रेय शीला दीक्षित की सरकार को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। लेकिन आज ये सूरत वाले कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई है दोनों चुनावों में। ठीक है विपिन शर्मा जी, समय की कमी की वजह से इस बातचीत के दौर को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 25 मार्च को सीबीआई ने उन्हें दिल्ली दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था और अब इस मामले में उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं नजर आ रही। तो 25 मार्च को अब सीबीआई दफ्तर में दिल्ली के पेश होना होगा तेजस्वी यादव को। वहीं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट एफबीयू के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर है। जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर दोहरा शिकंजा कस दिया है। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित तौर पर अनियमितताओं के लिए मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है और पाया कि इस यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया है और नियमों को ताक पर रखकर इस यूनिट का गठन किया गया है। ये जांच सीबीआई ने तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी विजिलेंस दिल्ली सरकार के एस मीना की शिकायत पर की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता वरुण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण, मनीष सिसोदिया पर डबल शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, क्या कुछ मामला है, डिटेल में बताइए। जी बताना चाहूंगा अलका, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने दिल्ली पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामला दर्ज किया गया है, वहीं फीडबैक यूनिट एफबीयू के गठन का और उसमें ही की गई अवैध नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के लेकर की गई है। वरुण, क्या कुछ ये मामला, किन किन लोगों के नाम मनीष सिसोदिया के अलावा सामने आ रहे हैं और किस शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया है? मैं बताना चाहूंगा 2016 में प्राथमिक दर्ज करे गए अपनी जांच शुरू की गई थी और पाए गए थे जिस यूनिट को बनाने में भ्रष्टाचार किया गया और नियमों पर, ताकि सेक्रेटरी जांच सीबीआई ने तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से इसको शुरू किया गया था। वहीं आज मनीष सिसोदिया की जो है समस्याएं खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। वरुण, किन और आप नेताओं पर इस जांच की आंच आ सकती है? क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ साथ तमाम बड़े आम आदमी पार्टी के नेता हैं। क्या मनीष दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम इस समय सामने आ रहा है? क्योंकि एक तरफ से वो दिल्ली शराब घोटाले मामले में भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जांच में गए, उससे पहले सत्येंद्र जैन थे। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है आम आदमी पार्टी के, जैसे कि आतिशी हो गई, सौरभ भारद्वाज हो गए, उनकी भी कहीं ना कहीं मुश्किलें, और वहीं उसके दौरान केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल ने इस मामले में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? क्या ये एक राजनीतिक दांव के तहत किया गया है?
जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पार्टी है एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाती दिखाई दे रही है, वहीं कहीं ना कहीं कल विजय गोयल ने भी यही बात कही कि आम आदमी पार्टी निगम पर भी होने के बाद वो कार्य नहीं करती। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार आरोप प्रति आरोप लगाता दिखाई दे रहा है। वरुण, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब सीबीआई की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी एफआईआर दर्ज हुई है, कहीं ना कहीं अब रिमांड के लिए भी हो सकता है कि रिमांड के लिए भी याचिका लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई अब फीडबैक यूनिट FBU मामले में नियुक्तियों को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते टीम ने अंतर्राज्यीय चरस के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। साथ ही बता दें कि 1 किलो 170 ग्राम के चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक के पास से करीब 45 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। 1970 ग्राम गोल्ड भी जब्त किया गया है। एनसीबी की टीम ने आरोपी युवक को नवी मुंबई के खारघर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक मुंबई से सटे कल्याण सेल्फाटा इलाके में चरस की सप्लाई का व्यापार करता था। तो मुंबई एनसीबी टीम को बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी की टीम ने भारी मात्रा में चरस के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस तस्कर के पास से 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद किया गया है। ये चरस ये आसपास के इलाकों में मुंबई के सप्लाई करता था और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है तस्कर के पास से। आपको बता दें कि मुंबई में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई चल रही है और इसी कड़ी में एक अंतर्राज्यीय तस्कर को एनसीबी की टीम ने भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महाराष्ट्र से कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, एनसीबी की टीम को बड़ी सफलता मिली है, भारी मात्रा में चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला है, डिटेल में बताइए। एनसीबी के यहाँ जोनल डायरेक्टर ना अमित गावटे जी, उन्हीं से बात होने के बाद मुझे भी ये जानकारी मिली कि वो लोग काफी समय से इस रैकेट के पीछे पड़े हुए थे और उनको ये जानकारी मिली थी कि कल्याण शिल्ड रोड, जो कि मुंबई से जस्ट मुंबई की सीमा पर एक स्थित जगह है कल्याण शिल्ड रोड, यहाँ पर एक दुकान में बैठा हुआ है M खान नाम का शख्स जो है वो चरस उतार रहा था और मुंबई भर में सप्लाई दे रहा था। इसी जानकारी के आधार पर एनसीबी अधिकारियों ने कल्याण शिल्ड रोड पर स्थित उसकी दुकान पर छापा मारा और छापा मारने पर उनको करीब 1 किलो 170 ग्राम चरस उसके पास से मिली है। और जब उसको पकड़ने के बाद आगे जांच की गई है। उसी जांच के दौरान उसके खारघर स्थित घर पर भी छापा मारा गया, जहां से करीब 40 लाख 45 हजार रुपए कैश और उसके अलावा 970 ग्राम गोल्ड मिला है। जब एनसीबी अधिकारियों ने उससे पूछा कि ये सब सामान कहाँ से आया है, इतना कैश कहाँ से आया है, तो उसने इस बात को एनसीबी अधिकारियों के सामने कबूल किया है कि ये पहले जो उसने चरस वगैरह बेची है, ड्रग डीलिंग की है, उसी धंधे से उसके पास ये पैसा और ये सोना जो है वो मिला है। जी शिरीष, क्या इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है? कौन से लोग जो हैं इस गिरोह से जुड़े हुए हैं? क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में पैसे बरामद हुए हैं और इतनी भारी मात्रा में चरस बरामद हुआ है। एनसीबी अधिकारियों को ये शक है कि मामला 1 किलो 2 किलो नहीं, बहुत बड़ा मामला है और ये जो आदमी अरेस्ट हुआ है M खान नाम का, ये वैसे भी हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस वगैरह लगे हुए हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। और अभी एनसीबी अधिकारियों को ये शक है इसके पास से और भी बड़ी रिकवरी हो सकती है। एनसीबी जो है इस पूरे मामले को और गहन जांच कर रही है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुल करके हम लोगों को जानकारी भी नहीं दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि इसी माध्यम से
और एक किसी न किसी बड़े रैकेट की खुलासे की तैयारी की जा रही है। जी। शिरीष, क्या वजह है कि महाराष्ट्र में अक्सर आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं? हालांकि एनसीबी की तरफ से बार बार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई के बाद भी अक्सर ये देखने को मिलता है कि कहीं पर गांजा के भारी मात्रा में गांजा के साथ तस्कर पकड़े गए हैं, कहीं चरस का कारोबार हो रहा है। तो क्या वजह रही है कि महाराष्ट्र में ऐसे तस्कर जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं कार्रवाई के बावजूद भी? एक तो क्या है, मुंबई पोर्ट जोन का इलाका है। मुंबई में ड्रग्स जो होती है वो एयरपोर्ट के माध्यम से आ रही है, पोर्ट के माध्यम से आ रही है। तो अगर हिंदुस्तान भर में चारों तरफ ड्रग्स फैलाना है तो उसका केंद्र मुंबई ही है ड्रग्स डीलरों के लिए। यही कारण है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्रग्स आती है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनसीबी और यहाँ के एंटी नार्कोटिक सेल और भी जो एजेंसीज है वो हमेशा एक्टिव रहती है और समय समय पर इन खेप को पकड़ भी रही है, लोग आरोपी पकड़े भी जाते हैं। जी सीरीज, कहीं नहीं लगता कि आपको जिस मतलब स्टेट की जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोग हैं, जो विजिलेंस टीम है, वो कहीं ना कहीं चूक रही है? इसकी वजह से ये जो पैडलर्स हैं, तस्कर हैं, जो नशे के, इन्हें आसानी हो रही है इस तरीके के काम को अंजाम देने में? क्योंकि बाहर से भी अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो निगरानी टीमें हैं उनसे चूक हो रही है। निगरानी टीमें अपना काम प्रॉपर कर रही है, इसीलिए तो लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि जब ड्रग्स पकड़ी जाती है तो अब जैसे ड्रग्स है, जैसे एमडी है या कोकीन है, ये जब पकड़ी जाती है तो 50 ग्राम के नीचे अगर पकड़ी गई तो वो आदमी को महीने 1.5 महीने में जमानत हो जाती है। और इससे उससे ज्यादा अगर 3 लोगों के बीच में अगर 1 किलो 1.5 किलो पकड़ा गया और उसको वितरित कर दिया तो एक कोई आरोपी उसके अंदर से कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने ऊपर आरोप लेता है, बाकी 2 लोगों की जमानत हो जाती है तुरंत। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पहले कानून को लेकर के थोड़ा सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब तक इस कानून को लेकर, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो आपको सीधा गोली मार दी जाती है, तो वहां पूरी तरह कंट्रोल्ड है। अब हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कानून के अंदर बहुत सारी कड़ाई लाने की जरूरत है, बहुत सारा सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी कानून बना हुआ है उस कानून को पिच करके पी चुके हैं ये ड्रग डीलर, और इसीलिए उनको कानून का भय लगता नहीं है और इतने लगातार पकड़े जाने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी एजेंसियों की कामयाबी ही है जो लगातार अपनी कार्रवाई के दौरान कहीं न कहीं किसी न किसी ड्रग डीलर को पकड़ रहे हैं, खेप पकड़ी जा रही है। जी शिरीष, क्या कुछ और योजना है एनसीबी विभाग की? क्योंकि लगातार जो है महाराष्ट्र में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो नशा तस्करों से निपटने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है नारकोटिक्स ब्यूरो की तरफ से? देखिए, समीर वानखेड़े जी जब तक यहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके पास एक पूरी टीम तैयार थी और उनके पास जब भी एनसीबी कोई कार्रवाई करती है, एनसीबी एंटी नार्कोटिक सेल या पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करेगी, उनके पास किसी न किसी इन्फॉर्मर के माध्यम से जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक आउटपुट निकलता ही नहीं है। तो उस समय जब समीर वानखेड़े जी थे उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क खबरियों का था, और अब जो नए अमित जी गावटे जी आए हुए हैं उनके पास भी जब उस तरह के इंफॉर्मेशन का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो हो सकता है उन्हें भी उतनी बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एनसीबी की टीम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को 1 किलो 170 ग्राम चरस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर तस्कर के घर से 40 लाख से भी ज्यादा नकद रुपए एनसीबी की टीम ने बरामद किए हैं। वहीं रायगढ़ में 3 महिलाएं कलेक्ट्रेट के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं, जिस पर खुद एसडीएम गगन शर्मा को देर रात कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा। काफी देर बातचीत और समझाइश के बाद धरना समाप्त किया गया। दरअसल आपको बता दें कि 3 महिलाएं गांव चिराई पानी की रहने वाली हैं। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि उनका पुराना मंदिर जिसे तोड़ दिया गया है, जिसका मुआवजा करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए है, वो उन्हें नहीं मिला। वहीं आरोप ये भी है कि उनकी निजी जमीन भी कोटवारी में चली गई, जिसकी वजह से इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। कई बार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान निकलने पर बात नहीं बनी। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे एसडीएम के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि आखिर इन महिलाओं की शिकायत पर पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धरना ही एकमात्र समाधान है?
और मेरा ज़मीन के लिए। मेरा ज़मीन खूटा गाड़ का मेरा को कम से कम वो लोग लेकर देगा बोल के मैं बैठा गया हूँ, मेरा नाम में चढ़ाकर। जब कोटवारी भूमि में दिया है वो लोग, कौन से तरह से दिया गया है? नहीं तो मेरा ज़मीन कहाँ है उसको खोज कर मेरा को दिया रहता। मेरा ऋण पुस्तिका भी यहाँ से लिया गया है और एक पट्टा भी गया है। आप क्या चाहते हैं? कुल मिला के सारा चीज आपके नाम में? मेरा नाम में होना चाहिए, ज़मीन भी होना चाहिए। महिला का नाम तुलसा देवी है। वे उनके पास एक पट्टे की प्रति है जिसको लेकर के उनका कहना है कि उनकी ज़मीन थी और उस पर उनके द्वारा एक मंदिर निर्मित किया गया था और उस निर्मित को अज्ञात तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है और उसको लेकर के वो क्षुब्ध हैं काफ़ी और उस ज़मीन पे अपना अधिकार वो चाहती हैं। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उनके पट्टे को लेकर के वो मेरे पास, जो छाया प्रति उनके पास है, उसको लेके वो आए मेरे पास कल और उसके लिए मैं टीम गठित करूँगा और उसकी पूरी बाकायदा मैं जाँच करूँगा और उस पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे, यदि ज़मीन उनकी है, उन पर कहीं पे भी उनका क्षेत्राधिकार उनके पास है, उनके पास उसका अधिकार प्राप्त है, तो वो ज़मीन उनसे कोई नहीं ले पाएगा, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया है और इस पर मैं पूरी तत्परता से कार्यवाही करूँगा। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रायगढ़ से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, रात को 3 महिलाएं धरने पर बैठती हैं, फिर उन्हें आश्वासन मिलता है कि उन्हें उनकी ज़मीन वापस की जाएगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, डिटेल में बताइए। जी अलका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रायगढ़ जिले के ग्राम चिरई पानी की है। यहाँ पर एक मंदिर को लेके मंदिर को तोड़ा गया था जी और महिलाएं इसके मुआवजे के लिए बैठी हैं जी, जिसको लेके रायगढ़ एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप आंदोलन समाप्त करें और इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। अविनाश, किस वजह से महिला की जमीन पे जो मंदिर बना गया था वो तोड़ा गया था और क्या मुआवजे की भी मांग की बात की गई है इसमें? जी, मुआवजे को लेकर महिलाओं ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए का मुआवजे का मांग किया है। तो क्या इस तरीके का मुआवजा जो उन्हें देने का आश्वासन दिया गया था या फिर वो बस उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है, इसके लिए उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है? जी, ऐसा कुछ उनको आश्वासन नहीं दिया गया था जी, उनके जमीन पे डायरेक्ट कब्जा किया गया है। जी। तो अविनाश, क्या कौन से लोग हैं जो महिला की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? उनका कहना है कि उनकी जमीन को उनका पट्टा किया गया था लेकिन उसके बावजूद उस पट्टे को हटा दिया गया। जी, महिलाओं का जो आरोप लगा है ये जिंदल प्लांट को लेकर लगा है। जी अविनाश, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है एसडीएम की तरफ से? जी, एसडीएम के द्वारा कहा गया है जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी, इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी, यदि उनका मुआवजा बनता है तो उनको मुआवजा जो शासन के नियमानुसार मिलना है वो दिया जाएगा। क्या अभी कुछ कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि रात के समय में ही एसडीएम ने मुलाकात की है और अब तक इस मामले में क्या कुछ किया गया है? जी, अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है मामले में। अविनाश, एक सवाल और है कि बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई पीड़ित जब तक धरना प्रदर्शन नहीं करता है, जब तक वो आमरण अनशन पर नहीं बैठता है, तब तक जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो आम जनता की समस्याएं नहीं सुनते हैं। तो क्या प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है? उसे तब तक कोई समस्या बड़ी नहीं नजर आती जब तक कि पीड़ित जो है वो धरने पर ना बैठे, भूख हड़ताल ना करे? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला पूरे बड़े मुआवजे का है, इसलिए और क्या है, जिंदल प्लांट रायगढ़ में काफी नामी प्लांट है, इसको लेकर हो सकता है अधिकारी इस मामले से भाग रहे हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मुआवजे को लेकर 3 महिलाएं कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठी। हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया